प्रोटीन की संरचना है रासायनिक संरचना के आधार पर, और प्रोटीन की आणविक संरचना के आधार पर दो प्रकार की वर्गीकरण की संभावना थी। एक थी रेशेदार प्रोटीन और दूसरा था आपका ग्लोबुलर या कणकामय प्रोटीन। रेशेदार को फाइब्रस प्रोटीन कहते थे, वो रेशे धागेनुमा होती थी और ये गोलाकार होती थी। तो वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन की 4 संरचनाएं निर्मित होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ये चतुर्थक। जो प्राथमिक संरचना है, प्रोटीन में एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। पेप्टाइड बनने का निर्माण हमने कल बता दिया था कि 2 एमिनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड। इस प्रकार से एक एमिनो अम्ल के OH COOH समूह का OH दूसरे एमिनो अम्ल के NH समूह का H निकल जाता है और जल का रूप बनकर के अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से पेप्टाइड हमको प्राप्त होता है। पेप्टाइड मतलब होता है CONH, बंधु को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो क्या कहलाएंगे, पॉलीपेप्टाइड कहलाएंगे। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। हम संरचना न लिख करके यहाँ पे श्रृंखलाएं लिखते हैं। चैन मतलब चैन श्रृंखलाएं होती है जिनमें बहुत अधिक एमिनो अम्ल होती हैं। जिनमें एमिनो अम्लों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, निश्चित सी बात है, ठीक है। इन एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम होता है जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। यदि एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जरा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो उस प्रोटीन के गुण व कार्य पूरे बदल जाते हैं। अगर एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में कोई भी फर्क आ जाए तो उसका मतलब है उसकी पूरी प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग में आता है जो दूसरी बात है, उस पर क्या है, कहता है कि जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के क्रम में एक सामान्य हीमोग्लोबिन है, एक दूसरा प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, 2 संयुक्त हीमोग्लोबिन। यदि सामान्य हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन एक में भी हो गया तो उसका अर्थ यह होगा कि वहां पर एक 2 संयुक्त हीमोग्लोबिन प्राप्त होगा और मनुष्य को क्या होगा, एक सिकल सेल एनीमिया नामक एक रोग हो जाएगा जिसमें नाखूनों का आकार क्या होता है, RBC का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अपने गांव में शायद उसको हाशिया रोग कहते हैं और चांसी डॉक्टर इसका ऑपरेशन करते हैं ज्यादातर, ऐसी हमारी जानकारी में है, ठीक। तो इसको आपको नोट करना है। फिर हम संरचना बनाते, जब तक आप देखो वीडियो के माध्यम से और नोट करो। प्रोटीन में एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रोटीन में एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जिनमें बहुत अधिक एमिनो अम्लों की संख्या होती है, जिनमें बहुत अधिक एमिनो अम्लों की संख्या होती है। एमिनो अम्ल की जगह हम थोड़ा सा अल्फा एमिनो अम्ल लिखेंगे, अल्फा लगा देना। जिनमें बहुत अधिक अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या होती है। हम बोल रहे हैं आप लोग, इन अल्फा एमिनो अम्लों का इन ये लेटर, ये अल्फा एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। ये अल्फा एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। अल्फा अमीनो अम्लों के इस विशिष्ट क्रम को, अल्फा एमिनो अम्लों के इस विशिष्ट क्रम को, इस विशिष्ट क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहती है। आप अपने दिमाग में एक चीज लगा के रखिएगा कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बना रहे हम NCC। फिर दूसरे नंबर पे हम फिर एक प्रोटीन NCC, फिर
फिर तीसरे नंबर पे आएगा एक अल्फा एमिनो अम्ल ये हो गया, एक अल्फा एमिनो अम्ल ये हो गया आपका। अब ध्यान रखना है सभी में कि हमको कहां कैसा परिवर्तन चाहिए। अगर एक बार H नीचे है, ठीक है, तो अगली तरफ से ये R और ये है, ऐसा होता ना, RCH COOH NH2, ऐसे ही होता ना, ठीक है ना। ये अल्फा एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र है। R का मान बदलेगा, हर अल्फा एमिनो अम्ल में इतना तो जरूर होगा, लेकिन R की वैल्यू चेंज होने पर ये 25 प्रकार के समूह बताए थे, तो 23 प्रकार के अपन को अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होंगे। शेष दो कौन से थे? प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है। आप प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देख करके बनाते चलिए जरा। बन गई होगी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में परिवर्तन अर्थात प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में परिवर्तन अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर, अल्फा एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर प्रोटीन की संरचना के साथ उनके गुणों और कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है, उनके गुणों और कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है, उनके गुणों और कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। आप नीचे की लाइन से एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक सामान्य उदाहरण करके लिखेंगे, उदाहरण करके एक सामान्य हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को अपन HB भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन को पूरा ना लिखना हो तो मेडिकल की लैंग्वेज होती है, HB मेंशन कर सकते हैं, यू कैन नो दैट इज हीमोग्लोबिन। उदाहरण लिखेंगे, एक सामान्य हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो अम्ल की इकाइयां होती हैं। पांच सौ 574 हीमोग्लोबिन इकाइयां होती हैं। इनमें से किसी एक के क्रम में, इनमें से किसी एक के क्रम में परिवर्तन होने पर दोष युक्त हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया, हम ये लिखे दे रहे हैं यहां पर, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
किसके कारण होता है? दोष युक्त हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? दोष युक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसमें आरबीसी का आकार, आरबीसी को ऐसे लिखना क्योंकि आरबीसी नीचे एस लगा करके, आरबीसी का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जिसमें आरबीसी का आकार कभी कभी ये कोशिका फट जाती है, ये मेंशन नहीं करना, बता दिया। ये किसकी वजह से हुआ सिकल सेल एनीमिया रोग? अब आपको हीमोग्लोबिन से, दोष युक्त हीमोग्लोबिन, ये दोनों पोर्शन को मेंशन करना है। VAL का मतलब वेलाइन है, HIS का मतलब हिस्टाडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक अम्ल है, लाइसीन है। अब यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन आ गया। वेलाइन या वेलिन प्रोटीन आने पर इसकी जो विशिष्ट क्रम में परिवर्तन हो गया ना? ठीक है, अब आप मेंशन कर ले अपनी कॉपी में। अब हमारा टॉपिक है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ठीक है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में हमने प्राथमिक संरचना पढ़ा कि अल्फा अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट आकार होता है। अल्फा अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट आकार होता है, विशिष्ट क्रम होता है। उस विशिष्ट क्रम में अगर जरा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है? वो उनके प्रोटीन के गुण और कार्य दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन के गुण और कार्य दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहां से हमको ये समझना है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बाद हमको द्वितीयक संरचना की आवश्यकता क्या थी। हमने प्राथमिक संरचना में केवल इतना जाना कि जो अल्फा अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम है। ठीक है, अब उस क्रम की बात दूसरी बात आती है कि जो प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, जो अल्फा अमीनो अम्ल जोड़ करके लंबी होती चली जा रही हैं और घूमती जा रही हैं, उसका क्या कारण है? वो भी प्रोटीन के किसी गुण की व्याख्या करेंगे क्या? हमको यही तो जानना है उसमें कि अगर उसमें प्राथमिक संरचना में हमने बताया कि अल्फा अमीनो अम्लों की इस प्रकार की लंबी लचीली श्रृंखलाएं बता दी। ठीक है, अब ये मुड़ करके लंबी होती जा रही, तो इसका भी कोई गुण है क्या? ये हमको जानना है। जब आप ब्लड के पार्ट को कभी देखोगे या अपने मसूड़ों के पास से या होठों के अंदर के मांस को कभी धोखे से कटा हुआ पाओगे, एक थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है, ब्लड के साथ एक मांस का कतरा भी निकलता है। हमारा सारा भाग वो प्रोटीन युक्त है, हमारा सारा भाग वो। अब ब्लड भाग हो गया प्राथमिक संरचना की बात को बताने वाला हूं, लेकिन जिन स्राव के होकर ब्लड बहता है, अगर ब्लड वहां ना हो और हम उस स्राव को काटे तो क्या ब्लड निकलेगा? जब नहीं है तो नहीं निकलेगा। लेकिन तुमने देखा होगा कि कई बार यहाँ का मांस कट जाने के कारण हम उसकी परत को निकाल लेते हैं तो ब्लड मतलब नहीं होता उसमें, लेकिन उसकी जो श्रृंखला सीधी न होकर के घूमी सी रहती है, कई परतों में होती है, तो उसको भी जानना हमको। तो यहाँ पर ये कहता, हमने एक एग्जाम्पल दिया, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया तुम्हें, केवल एक जानकारी नॉलेज जो अपन ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया हो शायद। प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा दृढ़ होकर श्रृंखला में बलित हो जाती हैं। इतनी घूम जाती है। कभी तुमने वो डीएनए वालों ने पढ़ा हो अल्फा हेलिक्स, वहां भी है इस प्रकार से, वहां भी अल्फा हेलिक्स है, लेकिन तुमको पता नहीं होगा कि 3.613 अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 3.613 हेलिक्स कहा जाता है। पेप्टाइड श्रृंखला इतनी दृढ़ हो जाती है और बलित हो जाती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। हम इस प्रकार की संरचना को देख रहे हैं, ये बलित होती चली जाएगी, लिपटती चली आ रही है। उसके बाद बात और आगे बढ़ी, जो पहले की बात है, कुछ नया आया, रिसर्च आगे बढ़ी। 1951 में लाइनस पॉलिंग और वैज्ञानिक कोरे ने एक्स अध्ययन से स्पष्ट किया कि प्रोटीन की संरचना में इस प्रकार की संरचना के निर्माण करने के लिए दो प्रकार के भाग हैं। एक है अल्फा हेलिक्स है, दूसरा बीटा परत है। अल्फा हेलिक्स वो होते हैं जिनमें आर का आकार बड़ा होता है, आर का आकार बड़ा होता है। किसके आर का आकार होता है? ये आर का आकार है आपका, ये CH
NH2 और COOH, ये आपके अल्फा एमिनो अम्ल है। अल्फा एमिनो अम्ल में जो R लगा हुआ है, जब 23 प्रकार की आपकी नई अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण करेंगे तो इस R का आकार यदि बड़ा है तो उसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। यदि R का आकार छोटा है तो वो कौन से रूप की बात करेगी? बीटा परत की। तो हम सबसे पहले अल्फा हेलिक्स तरफ चलते हैं। कहते हैं यदि एल्केन समूह R का आकार बड़ा है तो एक एमिनो अम्ल के C डबल बॉन्ड O समूह का O परमाणु समान श्रृंखला के चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के एक H परमाणु से हाइड्रोजन बंध बनाता है, अल्फा हेलिक्स संरचना का निर्माण होता है। ये आप अपना इससे लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। याद करने के लिए क्या बताना है? परीक्षा में आता प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक से वर्गक समझाइए। तो प्राथमिक हमने बता दी है कि एमिनो अम्लों में एक विशिष्ट क्रम होता है। द्वितीयक बताओगे प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं दृढ़ होकर बलित हो जाती है, द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है। 1991 वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग और कोरिया ने हमको एक्सटर्नल अध्ययन से स्पष्ट किया कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में दो भाग होते हैं, एक जो R की आकार पर निर्भर करते हैं। यदि R का आकार बड़ा है तो वो अल्फा हेलिक्स संरचना का निर्माण करेगा, यदि R का आकार छोटा है तो वो बीटा परत संरचना का निर्माण करेगा। अब हम पहले पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स को। हमने अल्फा हेलिक्स से बताया R का आकार बड़ा है तो अल्फा हेलिक्स बनता है, लेकिन बनता कैसे है? तो एक एमिनो अम्ल के C डबल बॉन्ड समूह का O परमाणु दूसरे अपनी समान श्रृंखला के चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के H परमाणु से एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर मेंशन कर ले, एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। एक CO एक NH से एक ही हाइड्रोजन बंध तो बनाएगा ना। तो पहले एक श्रृंखला कोई भी हो, ये मान लेना C डबल बॉन्ड समूह का O परमाणु समान श्रृंखला की, ये नहीं कि दूसरी कक्षा की, हाँ समान श्रृंखला के चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के H परमाणु से एक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर संरचना बनाते हैं, तो तुम उस संरचना को समझो, देख लो कैसे है। ये अल्फा हेलिक्स की संरचना है, इसको अपन साधारण तरीके से कैसे बनाकर सीखेंगे। CHR, सबसे पहले CHR, फिर CO, इसके बगल में NH होगा, फिर CHR आएगा, फिर CHR के बाद C डबल बॉन्ड। अब यहाँ से ये शुरू करेंगे अपन, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड आ गया, फिर NH आएगा, NH इनकी सीध में रहने चाहिए, फिर कौन आएगा CHR आएगा, फिर कौन आएगा C डबल बॉन्ड आएगा, अब कौन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा CO के बाद NH। अब यहाँ से शुरू करना है HN और फिर इसके बाद CHR आएगा, फिर कौन आएगा C डबल बॉन्ड आएगा, C के बाद कौन आएगा NH आएगा और फिर CHR आएगा। अब हम इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे कि जहां पर C डबल बॉन्ड समूह है और जहां पर NH समूह है, इनके O परमाणु को H परमाणु से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से ये नीचे की तरफ जुड़ जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स में अभी हमने केवल उसके अल्फा के हेलिक्स के निर्माण करने का केवल अपनी अपन ने एक यंत्र बनाया। हेलिक्स कैसे बनता है उसको समझना पड़ेगा। इस श्रृंखला से लेकर चलेगा घूमता हुआ। ये आपका अल्फा हेलिक्स कहलाया। ये अब वास्तविकता में अल्फा हेलिक्स कहलाया, जिसे अपन इस प्रकार से बना के पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, DNA RNA बायोलॉजी वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो द्विगुणन होता है और ये कुंडलन होता है, दोनों में अंतर इतना। वहां पर भी न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड के सोर्स है, वहां पर भी यही चीज है। देखो उसको द्विगुणन कहते हैं, द्विगुणन, और इसको हेलिक्स कहते हैं। ये कुंडलन है, दोनों में अंतर इतना है। अब आप चित्र की सहायता से देख करके इसको बना लें। अब हमने अल्फा हेलिक्स की संरचना के बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें 3.6 13 हेलिक्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव पर
3.5 से ज्यादा औसतन एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव पर 3.6 मतलब 3.6 एमिनो अम्ल से लगभग होते हैं। हेलिक्स के विभिन्न भागों में हाइड्रोजन बंध द्वारा 13 सदस्यीय रिंग बनती है, इसलिए इसको 3.613 हेलिक्स भी कहा जाता है। यह मूलतः मायोसिन अर्थात पेशियों में, केराटिन प्रोटीन, मायोसिन भी एक प्रोटीन है जो पेशियों में उपस्थित होती है, केराटिन भी एक प्रोटीन बालों, नाखूनों और ऊनों आदि में पाई जाती है। अब इसके बाद अपनी हेडिंग आती है बीटा परत संरचना। बीटा परत, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। बीटा परत संरचना में क्या है, कहता है जब आर समूह का आकार छोटा होता है, जब आर समूह का आकार छोटा होता है तो बीटा परत संरचना का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड श्रृंखला दो विभिन्न खंड, एक पेप्टाइड श्रृंखला का ये खंड, एक पेप्टाइड श्रृंखला का ये खंड, दो विभिन्न खंड टेढ़े मेढ़े ढंग से अनियमित प्रकार से, जैसे हम एक घर में एक कोई बड़ा सा साड़ी जैसा कपड़ा ले या चद्दर ले या कोई दुपट्टा ले, तो उसको अपन छोड़ेंगे तो कैसे फैलता हुआ चल ऐसे ऐसे मतलब लहरता हुआ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसको इसलिए कहा जाता है बीटा परत या लहरिया बीटा परत संरचना भी कहते हैं। कह रहा दो विभिन्न खंड पास आकर के, भाई एक पेप्टाइड बढ़ता चला जा रहा है, मुड़ जाएगा, घूमेगा, तो ऐसा दूसरा भी चल रहा है, दोनों पास आकर के क्या करते हैं, अनियमित ढंग से जुड़ जाते हैं। एक खंड के सभी अमीनो अम्ल के C डबल बॉन्डो समूह के O परमाणु सामने वाले खंड के अमीनो अम्ल के इसके C डबल बॉन्डो समूह के O परमाणु, इसके NH सामने वाले खंड के NH समूह का H परमाणु हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं और बीटा परत संरचना का निर्माण करते हैं। बीटा परत संरचना कपड़ों की तह लगाते ना, घर में जब माँ कहती कपड़े तह कर ले, अपने यहाँ तह बोलते हैं, वो बोलना ज्यादा तह, तो कपड़ों की तहों की तरह नजर आती है। अब आप इसको लिख लें और बीटा मतलब परत संरचना के साथ द्वितीयक संरचना आपकी समाप्त होगी। ठीक है, अब बीटा परत संरचना के बाद प्रोटीन की द्वितीयक संरचना समाप्त होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना आती है। वास्तव में हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना पहले पढ़ चुके हैं, जो पढ़ी हमने आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की, रेशेदार और कणकमय, या उसको क्या कहा था, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो तृतीय संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कई बार कुंडलित हो जाती, जैसे एक बार तो ऐसी हो ही गई, तो एक बार फिर ऐसी हो जाएगी, फिर एक बार हो जाएगी, कई बार कुंडलित होकर के जहां से देखो आपको एक समान नजर आएगी, तो त्रिविमीय संरचना बना देती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक बार कुंडलित होती है और कुंडलित होने के बाद मुड़ करके त्रिविमीय या 3D संरचना बनाती है। यह संरचना प्रोटीन अणु की संपूर्ण आकृति का निर्धारण करती है वास्तविकता में। और प्रोटीन की दो महत्वपूर्ण तृतीयक संरचनाएं हैं, एक रेशेदार प्रोटीन, कणकमय प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन आती थी, केराटिन आती थी, मायोसिन आती थी, कोलेजन आती थी और इलास्टिन। और इसमें कौन कौन सी आती कणकमय, इंसुलिन आती थी, पेप्सिन, गामा ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन। ये चार, ये जल में विलय थी, ये नहीं है। जो कुंडलित होने का गुण रखती है वो विलय है, जो कुंडलित नहीं होती है वो विलय नहीं है। इस प्रकार से हम तृतीयक संरचना भी समाप्त करते हैं। अब चतुर्थक संरचना में जो तृतीयक संरचना की इकाइयां हैं मिलकर के इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक प्रोटीन का सबसे बड़ा अणु जिसे कहते हैं प्रोटोमर बनाती है, वो प्रोटीन की चतुर्थक संरचना कहलाती है। मैं एक बार बोल देता हूं चतुर्थक संरचना क्या होती है, एक बार बोल देता हूं कि कुछ प्रोटीन की दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होती है जिन्हें प्रोटोमर कहा जाता है। ये प्रोटीन की चतुर्थक संरचना होती है। अब ये प्रोटीन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।